हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है हमारे पेज हॉर्मोन्स पर। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। आज का हमारा सेशन है जनरल वाउचर के ऊपर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो वाउचर थे उनका प्रैक्टिकल किया था, ठीक है ना। यानी टोटल हमने अकाउंटिंग वाउचर कितने कर लिए हैं? 7 अकाउंटिंग वाउचर हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग वाउचर में हमारा लास्ट वाउचर है जनरल वाउचर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो सेशन है हमारा वो जनरल वाउचर के बारे में है। जनरल वाउचर जो है वो किसके काम आता है? जनरल वाउचर जो है वो आता है एडजस्टमेंट करने के लिए, ठीक है ना। यानी हमारी जो एंट्रीज होती हैं उनके एडजस्टमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? यानी ना तो हमें पेमेंट लेना है, ना हमें पेमेंट देना है, ना तो बैंक में जमा करना है, ना ही माल खरीदना है, ना ही माल बेचना है, ठीक है ना। ऐसे ट्रांजेक्शन क्या होंगे? हमें हमारी क्या होती है? एडजस्टमेंट होती है, ठीक है ना। ऐसी ट्रांजेक्शन जो एडजस्टमेंट के रूप में होगी वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन होगी। आप तो आप ये मान सकते हैं कि अकाउंट्स की जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है उन एंट्रीज को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जनरल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी कि जनरल वाउचर में कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल। तो जनरल वाउचर जो है वो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए है। तो देखिए कुछ एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग यहाँ पर। एडजस्टमेंट एंट्री के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे आग से माल जल गया, ठीक है ना, या माल आपका चोरी हो गया है। आग से माल जल गया या माल चोरी हो गया है, ठीक है ना। तो देखिए माल कहाँ रिकॉर्ड होता है आपका? माल रिकॉर्ड होता है परचेज अकाउंट में। माल कहाँ रिकॉर्ड होगा? परचेज में होता है, क्योंकि हम लोग जब माल खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं हम लोग? परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, बैंक या क्रेडिटर, ये एंट्री करते हैं। यानी परचेज हमारा जो भी माल हमारे पास आता है उसे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। अब परचेज मान लीजिए कि हमने परचेज कर रखा है 1 लाख रुपए का माल, उसमें से हमारा 2,000 रुपए का माल चोरी हो गया है, ठीक है ना, या फिर आग आग से माल जल गया है। इस तरह से हमारी एंट्री होती है। तो हमारा क्या हुआ? माल का नुकसान हुआ है, ठीक है। मान लेते ये एग्जांपल ले लेते हैं कि माल चोरी हो गया है, ठीक है ना। 1,000 रुपए का माल मेरा चोरी हो गया, तो टोटल कितना बचा? यानी मेरे पास 1 लाख का माल था, उसमें से 1,000 का माल चोरी हो गया है। तो हमें क्या करना है? माल की जो वैल्यू है कितनी दिखानी है? 99,000 दिखानी है। तो यहाँ पे 99,000 दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। क्या एंट्री करनी पड़ेगी आपको? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट जो अमाउंट है वो लिखिए, और यहाँ पर क्या करेंगे? टू क्रेडिट किस अकाउंट को करेंगे? परचेज अकाउंट को करेंगे। परचेज अकाउंट, ठीक है ना। परचेज अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये देखिए ये आपकी एंट्री होगी। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री है। लॉस बाय फायर, देखिए लॉस बाय फायर, अगर आग से माल जल गया है तो लॉस बाय फायर, अगर आपका माल चोरी हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? थेफ्ट। थेफ्ट, ठीक है ना। लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल किसका बता रहा था? मैं आपको यहाँ पर थेफ्ट का बता रहा था, ठीक है ना। माल आपका मिसमैच हो गया है, जो पकड़ में नहीं आ रहा है कि माल की वैल्यू आपकी कम हो गई है, ठीक है ना। तो हम लोग उसको क्या मानते हैं? हम लोग थेफ्ट मानते हैं। उसे हम क्या लिखेंगे? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। तो ये एक एडजस्टमेंट है। यहाँ पर क्या होगा? परचेज का जो अकाउंट है वो कम हो जाएगा 1,000 रुपए से। जितना भी परचेज का अकाउंट है वो कम हो जाएगा। तो इस एंट्री को हम लोग करते हैं जनरल वाउचर में। तो जनरल वाउचर में क्या करेंगे? लॉस बाय थेफ्ट। लेजर नहीं अपने पास में, लेजर क्रिएट करते हैं एलसी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, क्या बनेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। कंट्रोल ए। अमाउंट जो है अमाउंट लिखिए 1,000, और फिर यहाँ पे लिखिए सीआर कीजिए परचेज अकाउंट को। देखिए परचेज अकाउंट, अब यहाँ पे जो भी परचेज अकाउंट की जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे 40,000 था, ठीक है ना। यहाँ पे 40,000 था और यहाँ पर क्या हो गया? अपने पास 39,000 बच रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो कंपनी में एंट्री कर रखी थी उसके हिसाब से वहाँ पर मैं एंट्री बता रहा था, वहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए लिए थे, और यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको? इस यहाँ पर टैली के अकाउंट में मेरे पास 40,000 का माल था, उसमें से मेरा 1,000 रुपये का माल चोरी हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट या टू परचेज, ठीक है। इस एंट्री को सेव करेंगे, एंटर एंटर। 1 मिनट, फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेते हैं, F2 1 5। यहाँ पर
तो लॉस बाय थेफ्ट 1000 और क्रेडिट करेंगे परचेज अकाउंट को, ठीक है ना, परचेज अकाउंट को, क्योंकि माल हमारा कम कहाँ से हो रहा है, परचेज अकाउंट से हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि माल रिकॉर्ड किस में होता है, परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अगली करते हैं कि अब देखिए मान लो कि हमने कस्टमर को माल बेचा, उधार में कस्टमर को माल बेचा हमने, ठीक है ना, 20,000 का माल बेचा, जितना भी हमने माल बेचा है, माल बेचने के बाद वो जो कस्टमर है हमारा, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्टर्स बोलते हैं। उधार में अगर हम किसी कस्टमर को माल बेचते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, डेप्टर्स होता है। तो यहाँ पर डेप्टर्स जो है वो दिवालिया घोषित हो चुका है, या फिर उसने अपने क्या किया, अपना बिजनेस जो है बंद करके वो यहाँ से मार्केट से चला गया है। तो ऐसा क्या होगा, हमारा जो अमाउंट है वो हमें रिकवर नहीं होगा। तो जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं, यानी 31 मार्च जब हमारी क्लोजिंग होती है, तो ऐसे अकाउंट्स को हमें क्या करना होगा, हमें क्लोज करना होगा, ठीक है ना, ऐसे अकाउंट को हमें क्लोज करना होगा, क्योंकि वो अमाउंट हमारे पास रिकवर नहीं होगा, ठीक है। जो अमाउंट हमारा रिकवर नहीं होता है किसी कस्टमर से, उसे हम लोग क्या मानते हैं, बैड डेब्ट्स। क्या मानते हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट में लिखा जाएगा। राइट ऑफ कहाँ किया जाएगा, बैड डेब्ट्स में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट है हमारा, जो भी अमाउंट हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है ना। डेटर का अकाउंट जो है फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उसे बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो डेटर के अकाउंट को बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटर का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो जब हम लोग इसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना, टू का मतलब क्रेडिट ही होता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, डेटर मान लीजिए कि हमारा कौन है, राम है, तो यहाँ पर हम लोग क्या एंट्री कर देंगे, राम कर देंगे, ठीक है ना। तो इस एंट्री को जैसे हम लोग करेंगे, राम का अकाउंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राम का अकाउंट यहाँ से जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एंट्री अपनी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राम, यानी राम जो है वो हमारा क्या है, डेप्टर, ठीक है ना। राम क्या होगा, हमारा डेप्टर अकाउंट होगा। तो डेप्टर अकाउंट होगा, ठीक है ना। तो डेप्टर अकाउंट हमारा जो है उसे हम जब क्लोज करते हैं, ठीक है, क्लोज कब करेंगे हम लोग, यानी अगर उससे अमाउंट रिकवर नहीं होता है तो वो पैसे हमारे डूब जाते हैं, तो हमें बैड डेब्ट्स में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर टू राम, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा डेप्टर अगर कोई है, तो यहाँ पर डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, जैसे आकाश था इसमें, तो आकाश से रिकवर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, अनिल फर्नीचर हाउस, ये अपना क्रेडिट है, कैसे पता चलेगा, अमाउंट क्रेडिट में आ रहा है। और देख लेते हैं अगर हमारे पास है, नहीं है तो हम क्या करते हैं, एंट्री डाल देते हैं, ठीक है ना, एंट्री डाल लेते हैं सेल्स की, राम वाली एंट्री सेल्स की डाल लेते हैं हम लोग, सेल्स वाउचर में एज वाउचर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, राम का लेजर बना लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं राम का अकाउंट नहीं है, यहाँ पर एलसी राम अकाउंट। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, राम का अकाउंट पहले, राम की एंट्री कर लेते हैं, राम का अकाउंट बना लेते हैं, राम का अकाउंट बना लिया। अब यहाँ पर हम लोग अमाउंट डाल लेते हैं 20,000 रुपये, ठीक है ना, एंटर ऑन अकाउंट। यहाँ पर क्या करेंगे, सेल्स एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए डेप्टर से हमें 20,000, यानी हमारा जो राम है बैलेंस शीट में हमें क्या दिखाएगा, बैलेंस शीट में हमें क्या दिखाएगा, डेप्टर्स साइड में हम क्या देखें, देखो डेप्टर्स में एसेट साइड में दिखाता है बैलेंस शीट में, और डेप्टर साइड में देखिए क्या दिखा रहा है, राम से हमें 20,000 रुपये लेने हैं। यहाँ और भी है, देखिए मुकेश भी है, राम भी है, और यहाँ पर एसके प्राइवेट लिमिटेड भी है। तो यहाँ पर हम लोग राम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो राम से 20,000 आने हैं। यहाँ पे देखिए राम जो है वो क्या हो गया है, दिवालिया घोषित हो गया, तो इसके अकाउंट को हमें बैलेंस शीट में क्या करना होगा, जीरो करना होगा, क्योंकि वो अमाउंट हमारा रिकवर नहीं होगा। और उसे कहाँ डालना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लॉस साइड में, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस अपना जो लॉस है उसमें डालना पड़ेगा, यानी एक्सपेंसेस में हमें उसे डालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर जनरल वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स का लेजर यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसी बैड डेब्ट्स अकाउंट, क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल ए, ठीक है, 20,000 एंटर। फिर क्या करेंगे, राम अकाउंट को सीआर कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम लोग सीआर करेंगे राम अकाउंट को, हमारा राम का अकाउंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, राम का अकाउंट जीरो हो गया। और जो अमाउंट था वो हमने कहाँ लिख दिया, लॉस में लिख दिया है। तो बैड डेब्ट्स को डेबिट करेंगे तो अमाउंट कहाँ चला गया, हमारा राम का अकाउंट से बैलेंस जो है वो कहाँ चला गया, बैड डेब्ट्स में चला गया। इसका मतलब हमारी हानि हो गई है, ठीक है, लॉस है। इसे सेव कर देते हैं, कंट्रोल ए। फिर हम लोग देखते हैं इसको बैलेंस शीट में देखेंगे आप, एसेट साइड में पहले एल्ट F1 कीजिए, फिर आप
असेट साइड में जाकर डेप्टर्स अकाउंट को देखिए, यहाँ पे राम का अकाउंट अपने को नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। और ये जो लॉस है अपना, इसका मतलब नहीं दिखा रहा, मतलब खाता जो हमारा है वो क्लोज हो गया है, ठीक है ना, हमने उसे क्लोज कर दिया। और एल्ट F1 कीजिए, हमारा जो बैड डेप्स है वो कहाँ चला गया, देखिए बैड डेप्स अकाउंट में देखिए 20,000, एंटर कीजिए, एंट्री को देखते हैं, एंटर जनरल एंट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे राम का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया और हमने एंट्री कहाँ करी है, जनरल वाउचर में करी है। तो ऐसे एंट्रीज हमारी क्या होगी, नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंट्री होती है, और ये क्या क्या कहलाते हैं, अपने एडजस्टमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। और करते हैं, देखिए अगली एंट्री करते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं, हमें खातों को क्या करना है, 31 मार्च को, यानी हमारी जो क्लोजिंग आती है, तब हमें क्या करना होता है, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं जो पेंडिंग है, जो हमारे फाइनेंशियल ईयर के हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मार्च का है, मार्च की सैलरी है, वो हमें पेमेंट कब करनी है, वो हमें पेमेंट करनी है अप्रैल में। मार्च की सैलरी है और वो हमें पेमेंट करनी है अप्रैल में, तो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ही आपका 1 अप्रैल होगा तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो लास्ट में जो अगर आपकी कोई सैलरी है, जिस मंथ की है उसी मंथ में आपको क्या करनी होती है, उसे लिखना होता है। अगर हम उसे 31 मार्च को नहीं लिखेंगे तो वो एंट्री कहाँ चली जाएगी, फिर आपकी अगले फाइनेंशियल ईयर में चली जाएगी। जबकि इनकम टैक्स का नियम क्या है, या अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये जब जो चीज़ें होती हैं, इनमें इनके रूल में क्या चीज़ है कि जिस मंथ का जो एग्जाम्पल है या फिर जिस फाइनेंशियल ईयर का है, उसी फाइनेंशियल ईयर में आपको उस एंट्रीज को करना होगा, ठीक है। तो हमारा अगर कोई रेंट पेंडिंग है मार्च का, अगर हमारी सैलरी पेंडिंग है मार्च की, तो वो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर उसे लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे, जैसे सैलरी को मान लेते हैं, तो हमारी सैलरी जो है वो क्या है, हमारी पेंडिंग है, ठीक है ना, मार्च की, और देंगे कब हम लोग, अप्रैल में देंगे। तो अप्रैल में देंगे तो क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। तो उस एंट्री को हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट एंट्री के रूप में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसे लायबिलिटी साइड में हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पेंडिंग में यानी दिखाना पड़ेगा, यानी लायबिलिटीज में दिखाना पड़ेगा कि हमने वो सैलरी नहीं दिया, हम कब देंगे, अगले साल देंगे, ठीक है ना। और इस साल हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेंसेस में हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री सैलरी अकाउंट, जैसे मान लेते हैं 25,000 है, सैलरी अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लेजर बनेगा अपना सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्या बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी करके बनाते हैं, आउट टू आउट डिंग सैलरी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे 25,000 है, ठीक है ना। सैलरी जो है यहाँ पे 25,000 सैलरी है अपनी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका सैलरी जो है वो पेंडिंग है, वो हमें कब देनी है, वो हमें अगले फाइनेंशियल ईयर में पे करनी है। लेकिन हमारा एक्सपेंसेस किस फाइनेंशियल ईयर का है, हमारा एक्सपेंसेस है पिछली ईयर का, ठीक है ना। यानी 31 मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर अपना, वो अभी एक्सपेंसेस हमारे पीछे का है, और हमें पेमेंट कब करना है, अगले साल पेमेंट करना है, तो एक्सपेंसेस हमारे पीछे का है, तो ये नियम है, ठीक है ना। तो इस एंट्री को हमें क्या करना होगा, जनरल वाउचर में लिखना पड़ेगा, और जो सैलरी एक्सपेंसेस जो है जो पेंडिंग है, जिसको हम अगले फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करेंगे, उसे हमें लायबिलिटीज में दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस एंट्री को करते हैं, यहाँ पे देखिए सैलरी 25,000 एंटर, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जनरल वाउचर में एंट्री होगी, एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का लेजर नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग का लेजर बना लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, क्या बनेगा, करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना, क्या बनेगा, करंट लायबिलिटीज बनेगा ही, ठीक है ना। तो करंट लायबिलिटीज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका, कि आपको ये सैलरी कब पे करनी है, अप्रैल में पे करनी है, जबकि मार्च में क्या आपकी आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, पेंडिंग है, ठीक है ना। कंट्रोल ए करने के बाद इसे सेव करेंगे, सेव, ये देखिए एडजस्टमेंट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं। एस्केप कीजिए, पीछे आइए, और बैलेंस शीट में चेक कीजिए, एल्ट F1, यहाँ पर क्या दिखाएगा आपको, लायबिलिटी साइड में जाओगे आप, तो यहाँ पे 25,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी दिखा रहा है। इसी तरह अगर आपका रेंट पेंडिंग है, तो उसी को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट हम के रूप में हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाना होगा। तो ऐसी एंट्री जो होती है वो हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, उन्हें हम कहाँ दिखाते हैं, जनरल वाउचर में दिखाते हैं, ठीक है। और करते हैं हम लोग एग्जाम्पल। अब देखिए डेप्रिसिएशन, जब हम लोग बैलेंस शीट फाइनल करते हैं, बैलेंस शीट जब हम लोग फाइनल करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमारे जो असेट्स होते हैं उनके डेप्रिसिएशन को हमें राइट ऑफ करना होता है, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन हमें इसका
असेट्स वगैरह का जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमें क्या करना होता है, कम करना होता है। तो उनके एंट्रीज हम क्या करेंगे, कहाँ करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में करेंगे, सॉरी उनकी एंट्री कहाँ करेंगे, जनरल वाउचर में करेंगे, और बैलेंस शीट से हमें डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कम करके दिखाना होगा, यानी हमारी जो एसेट है उसको कम करके दिखाना होगा। और डेप्रिसिएशन जो है वो हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें उसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो बैलेंस शीट में फर्नीचर को ले लेते हैं, ठीक है ना। फर्नीचर कितना है आपका, 65,000 का है। तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री है वो हम लोग कब करेंगे, 31 मार्च को करेंगे, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन की जो ये ऐसी एंट्रीज क्या है, एडजस्टमेंट एंट्रीज है, और डेप्रिसिएशन की एंट्री हम लोग क्या करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में लास्ट में करते हैं, ठीक है ना। 31 को हम लोग इस एंट्रीज को कर देंगे, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन काट लेंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब हम लोग किसी भी एसेट को यूज करते हैं तो उसमें होने वाली गिरावट, यानी उसके मूल्य में होने वाली गिरावट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, हिंदी में से मूल्यह्रास बोलते हैं। तो यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है, यानी मार्केट जो वैल्यू है उस एसेट की कम हो गई है, मार्केट वैल्यू एसेट की कम हो गई है। तो उसे हमें क्या करना होगा, हमें बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू, अपनी जो करंट मार्केट वैल्यू है उस एसेट्स की दिखानी पड़ेगी, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्नीचर देखिए, फर्नीचर पे कितने होते हैं, मतलब फर्नीचर लकड़ी वगैरह पे कितना होता है, 10% का डेप्रिसिएशन होता है। तो हमारा 10% का मतलब हमारा कितना, 65,000 का फर्नीचर है, तो हमारा कितना हो गया, 6,500 रुपये हो गए, ठीक है ना। कैलकुलेटर ऑन करके हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 65,000 है, मल्टीप्लाई करते हैं 10% डिवाइड 100, कैलकुलेटर ऑन कर रखा है, नीचे देखिए कैलकुलेटर ऑन कर रखा है, एंटर करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 6,500 हो गया, ठीक है ना। तो 6,500 की दोबारा कल कैलकुलेटर को बंद करने के लिए दोबारा क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो कैलकुलेटर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या करना अपने को, तो डेप्रिसिएशन का लेजर अपने पास है नहीं है, तो यहाँ पे एलसी से डेप्रिसिएशन बनाते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा हमारे लिए, क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। कंट्रोल ए, कितना काटना हमें, 6,500 रुपये काटने, किसके काटने, फर्नीचर के, फर्नीचर, ये देखिए ये एडजस्टमेंट है हमारा, क्या है, एडजस्टमेंट है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू क्या करेंगे, फर्नीचर करेंगे, फर्नीचर को सीआर करेंगे, तो हमारी फर्नीचर की जो वैल्यू है यहाँ से क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये ऐसी ट्रांजेक्शन हमारी क्या होती है, एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज हमारी कहाँ होती है, जनरल वाउचर में होती है। देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर, जैसे फर्नीचर की एंट्री सेव करेंगे, हमारा जो फर्नीचर की वैल्यू है वो यहाँ से कम हो जाएगी, ठीक है ना। सेव कर लेते हैं, कंट्रोल ए। अब देखिए बैलेंस शीट में Alt F1, और फर्नीचर की वैल्यू देखिए 58,500, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्नीचर अलग अलग एंट्रीज में किया हुआ, यहाँ पे 25, 25, 15, ठीक है ना, 65,000 है। नीचे देखिए आपका बैलेंसिंग में, नीचे देखिए क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आपका 65,000 का फर्नीचर है, जिसमें से हमने 6,500 रुपये क्या किए, डेप्रिसिएशन काट लिया है। तो टोटल कितना बचेगा, 58,500, यानी मार्केट वैल्यू 31 मार्च को क्या होगी फर्नीचर की, इन फर्नीचर की मार्केट वैल्यू क्या होगी, 58,500, ठीक है ना। तो ऐसी एंट्री जो है हमारी वो जनरल वाउचर में होती है। इन एंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, या नॉन कैश ट्रांजेक्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है उन सभी को हम लोग को क्या करना है, जनरल वाउचर में करना है, ठीक है ना। चलिए और करते हैं। अब कर लेते हैं हम लोग चेक डिसऑनर्ड की कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए चेक डिसऑनर्ड का मतलब क्या है, यहां पर हमारे जो कस्टमर है उनसे हमें क्या करना है, चेक से अमाउंट हमारे पास में आया हो, यानी हमारे पास चेक आया हो। मान लेते हैं यहाँ पे मुकेश है, डेप्टर्स है, तो मुकेश जो डेप्टर्स यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। देखिए सेल्स में किया हुआ ना, उधार की एंट्री की हुई है, मुकेश से कितना लेना, हमें 25,000 रुपये लेने हैं मुकेश से, ठीक है ना। 25,000 रुपये हमें मुकेश से लेने हैं। तो मुकेश हमें क्या करेगा, 25,000 का उसने चेक हमें दिया है, ठीक है ना। तो उस चेक की एंट्री हम कहाँ करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में कर लेते हैं। मुकेश हमें चेक दे रहा है और उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक को रिसिप्ट करते हैं। तो अगर हमने उस चेक को बैंक में जमा किया है तो हम क्या करते हैं, बैंक को डीआर करते हैं। तो यहाँ पे मुकेश का अकाउंट लेते हैं और 25,000, देखिए एक बार एंट्री करते हैं, फिर आपको आगे एडजस्टमेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मुकेश के अकाउंट से हमने क्या किया, पेमेंट ले लिया है, ठीक है ना। तो उस चेक को हमने कहाँ किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। अब देखिए एंट्री क्या हो रही है आपकी, रिसिप्ट वाउचर में हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुकेश अकाउंट डीआर, सॉरी मुकेश को सीआर करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर, मुकेश को क्या कर रहे हैं, सीआर कर रहे हैं, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डीआर की रिसिप्ट वाउचर में उल्टी एंट्री होती है ना, बैंक अकाउंट डीआर टू मुकेश करेंगे, ठीक है ना।
तो मुकेश क्रेडिट क्या था अपना, डेटर अकाउंट था, डेटर अकाउंट को क्रेडिट करने से क्या होता है, अकाउंट जीरो हो गया 25,000 से, ठीक है ना। और अमाउंट कहाँ चला गया, हमारा बैंक में चला गया। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो इसका मतलब मुकेश से हमें नहीं लेना है, ठीक है ना, कंट्रोल ए कर दिया। अब देखिए, अब मुकेश का चेक हमने बैंक में जमा कर दिया और बैंक में चेक लगाने के बाद वो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, ठीक है ना। बाउंस का हम समझते हैं ना आप लोग, कि हमने मुकेश ने जो चेक दिया उसको अपने बैंक खाते में हमने जमा किया है। तो जैसे हम लोग डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करने के बाद मुकेश के अकाउंट से मुकेश के अकाउंट में अमाउंट नहीं होने के कारण वो चेक हमारा क्या हो गया, बाउंस हो गया, ठीक है ना। तो अगर चेक बाउंस हो गया तो इसका मतलब मुकेश से हमें क्या करना है, मुकेश से हमें पेमेंट लिया है क्या, नहीं लिया, इसका मतलब मुकेश से हमारे पास पेमेंट नहीं आया, ठीक है ना। और बैंक में भी हमारा बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। यानी अगर हम लोग इस एंट्री को छोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि मुकेश का अकाउंट हमारा जीरो हो गया। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, मुकेश का अकाउंट हमारा जीरो हो गया, अकाउंट खत्म हो गया यहाँ से। और बैंक में हमारा अकाउंट जो है, बैंक में जो बैलेंस है मुकेश का, वो देखिए इंक्रीज हो गया। देखिए यहाँ पर मुकेश का अकाउंट इंक्रीज हो गया ना, जबकि चेक बाउंस हो गया है। चेक बाउंस हो गया तो हमें अमाउंट क्या करना है, दोबारा ड्यू करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अमाउंट को वापस किसमें, मुकेश के अकाउंट में वापस हमें लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिवर्स एंट्री हमें दोबारा से करनी होगी। कहाँ पर, जर्नल में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जर्नल में हम लोग क्या करेंगे, दोबारा एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, मुकेश के अकाउंट को दोबारा हम लोगों को क्या करना होगा, डेबिट करना होगा 25,000 से। क्यों कर रहे हैं हम लोग, चेक बाउंस हो गया है, ठीक है ना, चेक बाउंस हो गया। और यहाँ पर दोबारा बैंक को हमने डेबिट किया था, दोबारा हम बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि बैंक में अमाउंट नहीं बढ़ा, ठीक है, और मुकेश का अमाउंट जीरो हो गया था। तो देखिए, जब हमें मुकेश से अमाउंट मिला ही नहीं तो हम उसके अकाउंट को जीरो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही चेक बाउंस हो गया है, बाउंस होने के बाद हमें पहली वाली जो एंट्री है उसकी रिवर्स एंट्री डालनी है। और वो कहाँ डालनी है, जनरल वाउचर में डालनी है। ऐसी एंट्री हमारी कहाँ होती है, जनरल वाउचर में होती है, ठीक है ना। ऐसी एंट्री को हम लोग कहाँ करेंगे, जनरल वाउचर में करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट वाउचर है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करें, मुकेश को डेबिट करेंगे वापस और बैंक को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जहां जहां अकाउंट आपका बढ़ गया था, बैंक में बढ़ गया था, तो बैंक क्या होता है, एसेट होता है। एसेट अकाउंट को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीआर करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। और मुकेश का कम हो गया था, ठीक है ना, तो मुकेश के अकाउंट में दोबारा लिख रहे हैं हम लोग, दोबारा लिख रहे हैं। आप ये मानिए कि जो पहले वाली एंट्री थी हमारी, पहले वाली एंट्री क्या थी, रिसिप्ट वाउचर में बैंक अकाउंट डीआर टू मुकेश थी, ठीक है ना। तो उस एंट्री को रिवर्स कर रहे हैं, तो मुकेश अकाउंट डीआर टू बैंक कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो पहली वाली स्थिति थी अकाउंट की, वह स्थिति वापस हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। तो इस ये क्या हुई एंट्री, आपकी चेक बाउंस हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग चेक बाउंस हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा चेक जो है, मुकेश का चेक है, वो क्या हुआ था, बाउंस हो गया था, जिसके हमने रिवर्स एंट्री डाली है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट। अब देखिए दोबारा से मुकेश के अकाउंट का देखिए, जैसे मुकेश के अकाउंट डेटर अकाउंट में जाएंगे, मुकेश का अकाउंट दोबारा आ गया। और यहाँ पर बैंक अकाउंट में जो बैलेंस बढ़ गया था वो हमने क्या किया, काट दिया है उसको। देखिए कटा है कैसे, जितना हमारा डेबिट था वही हमारे क्रेडिट, देख लो डेबिट में अमाउंट था, क्रेडिट में चला गया, तो यहाँ से अमाउंट कट जाएगा। यानी डेबिट करके अगर किसी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो अकाउंट क्या होता है, कट जाता है। यहाँ से क्या हो गया, कट गया, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, ठीक है ना। तो ऐसी एंट्रीज हमें कहाँ करनी है, जनरल वाउचर में करनी है, ठीक है ना। ये एडजस्टमेंट है, ऐसी एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो सभी एडजस्टमेंट एंट्री यानी नॉन कैश ट्रांजेक्शन हमारी कहाँ पर होती है, जनरल वाउचर में रिकॉर्ड होती है, ठीक है ना। कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए, अगर आपने गलती से, मान लेते हैं कि अगर आपने गलती से किसी एंट्री को गलत कर दिया हो, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने स्टेशनरी परचेज करी है, स्टेशनरी हमने परचेज करी है, ठीक है, या फिर हमने किसी एंट्री को किया हो और गलती से वो अमाउंट हमसे गलत हो गया हो, ठीक है ना। देखिए, जब हम लोग क्या ऐसे सिस्टम पे करते हैं जहाँ पर हमें सभी अकाउंट्स हम चेक करते हैं, वहाँ पर तो हम क्या कर सकते हैं, उस एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह जहां पर हमारा क्या होता है, एक सिस्टम होता है, क्या सिस्टम होता है कि हम क्या करें, डेटा एंट्री कर रहे हैं, लेकिन उसका एक्सेस जो है वो किसके पास है, एडमिन के पास है, ठीक है ना। एडमिन का मतलब आपका जो सीनियर है, सीए है या आपका सीनियर अकाउंटेंट है, उनके पास एक्सेस है, तो आप उस एंट्री को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो डिलीट करने का एक्सेस आपके पास नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है, तब आप क्या करते हो, उस एंट्री को डिलीट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसकी रिवर्स एंट्री आपको डालनी होती है, ठीक है ना। कि मान लेते हैं यहाँ पर हमने स्टेशनरी परचेज करी, उसकी एंट्री हमने डाल दी, ठीक है ना। तो स्टेशनरी की एंट्री डाल दी हमने, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक मान लेते हैं सही एंट्री। आप ध्यान कीजिएगा क्या एंट्री बता रहा हूँ मैं आपको, कि स्टेशनरी अगर आपने परचेज करी है, ठीक है ना, लिख लेते हैं इसको,
परचेज स्टेशनरी रुपीज 5000, 5000 की स्टेशनरी हमने परचेज करी है, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री, सही एंट्री जो होगी वो क्या होगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 5000, ठीक है ना। और क्या करेंगे, टू कैश करेंगे। तो कैश अकाउंट यहां पर कर दिया हमने, ये एंट्री है। अब सही एंट्री तो हमारी ये है, लेकिन हमने क्या किया, वाउचर एंट्री करते वक्त हमने क्या कर दिया, एक जीरो कम लगा दिया, ठीक है ना। यानी वाउचर एंट्री करते वक्त इसकी सही एंट्री क्या है, स्टेशनरी अकाउंट या टू कैश कर दिया, ठीक है ना। अब इसकी सही एंट्री जो है, इसकी जो सही एंट्री है वो ये है, लेकिन हमने पेमेंट वाउचर में क्या कर दिया, स्टेशनरी क्या कर दी मैंने, 500 कर दी, मतलब एक जीरो लगाना मैं भूल गया और यहाँ पर मैंने कैश कर दिया। इसका मतलब स्टेशनरी कितनी कम कर दी मैंने, 45 रुपए की, 4500 रुपए की, यानी 4500 रुपए की स्टेशनरी कम कर दी। यानी इसका मतलब कैश से मेरा 4500 रुपए का पेमेंट होना था वो नहीं हुआ है, ठीक है ना। या स्टेशनरी का एक्सपेंसेस मेरा 4500 रुपए का मैंने कम लिख दिया ना, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या कि स्टेशनरी की जो एंट्री है वो 5000 की करनी थी और मैंने कितनी कर दी है, 500 की कर दी है यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब मेरे कितनी कम रह गया, 4500 कम रह गया है, ठीक है ना। तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टिफाई एंट्री मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी, रेक्टिफाई एंट्री डालनी पड़ेगी आपको। क्यों, क्योंकि आपको जैसे ही समझ में आया कि आपने क्या किया, इस एंट्री को आपने कम करके इस एंट्री को लिखा आपने, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास अधिकार नहीं है, वैसे इस एंट्री को हम लोग डिलीट करना हो ना, तो एड प्लस डी से हम लोग डिलीट कर सकते हैं, एड प्लस डी से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपके पास एक्सेस हो, ठीक है ना। देखिए नीचे इसमें स्टेटस बार में देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रहा है, यहाँ पे डिलीट, आप डिलीट कर सकते हैं, वाउचर को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास उसका एक्सेस नहीं है तो आप इस एंट्री को ना तो कैंसिल कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ऐसी एंट्री को आपको रिवर्स करना होगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सेस है तो डिलीट कर दो, अगर एक्सेस नहीं है तो आपको रिवर्स एंट्री डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब रिवर्स एंट्री का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट, यानी कम हो रहा है, अगर किसी खाते में कम होता है तो आपको सेम टू सेम एंट्री और कम होने वाला अमाउंट आपको लिखना है, और अगर आपका अमाउंट कम या ज़्यादा हुआ है तो उनको रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है ना। कर लेते हैं, देखिए। तो यहाँ पे जनरल वाउचर में जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी 4500 रुपये से कम था तो मैंने लिख दिया 4500, 4500 मेरे केस से भी कम था तो मैंने केस से भी कर दिया। अभी एंट्री यहाँ पर मैंने क्यों की है, देखिए पेमेंट की एंट्री थी, पेमेंट की एंट्री मेरी कितनी थी, 5000 की थी, लेकिन मैंने कितने की थी, 500 की थी, ठीक है ना। 4500 मेरे कम हो गए, तो मुझे क्या करना होगा, एडजस्टमेंट एंट्रीज डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे एंट्रीज हम कहाँ करते हैं, जनरल वाउचर में करते हैं, ठीक है ना। सेव कर देते हैं, अगला एग्जाम्पल करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर एंट्री, आप देखिए इसको एक और एंट्री कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टेशनरी परचेज करी है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि कोई नया बंदा है और उसे अकाउंट्स का नॉलेज ना हो तो वो यहाँ पर क्या कर देगा, परचेज अकाउंट कर देगा, ठीक है ना। नया बंदा हो तो क्या करेगा, परचेज अकाउंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है ना। कि परचेज क्या किया उसने, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश कर दिया, मतलब इस एंट्री में अकाउंट कौन सा होना चाहिए, डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए। लेकिन उसने क्या मान लिया, इसको माल कर क्या कर दिया, इसको परचेज अकाउंट में कर दिया, तो नियम नहीं है ना। स्टेशनरी अपना एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस करना है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। अगर किसी को नॉलेज नहीं होगा तो वो क्या करेगा, स्टेशनरी जगह पर वो क्या करता है, परचेज अकाउंट को लिख देता है, ठीक है ना। ऐसी जो एरर होती है उन्हें क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एरर होती है, ठीक है, सैद्धांतिक गलतियां होती हैं। उनको सही करने के लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है ना। हमें उसके लिए क्या करना होगा, इस अकाउंट को, डेबिट है ना, इसको क्रेडिट करना होगा। और यहाँ पर हमारा स्टेशनरी अकाउंट अभी तक क्या हुआ है, इसे इसमें हमें क्या, अगर इसकी सही एंट्री लेते तो क्या होता, स्टेशनरी को डेबिट करते और कैश को क्रेडिट करते। तो यहाँ पर बंदे ने क्या कर दिया, परचेज को डेबिट कर दिया है और स्टेशनरी को छोड़ दिया है, तो स्टेशनरी छूट गया, इसका मतलब इसके अकाउंट में एंट्री नहीं हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसका मतलब एंट्री क्या करेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 5000, ठीक है। और क्या करेंगे, सीआर किसे करेंगे, परचेज अकाउंट को करेंगे, ठीक है ना, परचेज अकाउंट 5000। केस को नहीं लेंगे, मान लीजिए केस को क्यों नहीं लेंगे, समझिएगा बात को, कि यहाँ पर परचेज अकाउंट, परचेज स्टेशनरी है, ठीक है ना, स्टेशनरी खरीदी है, लेकिन अगले ने परचेज अकाउंट क्या किया है, परचेज अकाउंट यहाँ पर
ले लिया है, इसका मतलब कैश तो क्रेडिट होना ही था, तो कैश तो क्रेडिट सही है, लेकिन परचेज अकाउंट यहाँ पर गलत है। परचेज अकाउंट में अमाउंट हमने गलत क्या कर दिया है, लिख दिया है, इसका मतलब बढ़ गया परचेज अकाउंट में। और स्टेशनरी अकाउंट में हमने एंट्री नहीं की है, तो इसका मतलब यहाँ पर अमाउंट कम हो गया है, तो इसका मतलब जहाँ पर कम हुआ है वहाँ पर बढ़ा दो, और जहाँ पे बढ़ गया है वहाँ पर कम कर दो। इसका मतलब नियम क्या है, डेबिट अकाउंट को क्रेडिट कर दो और क्रेडिट अकाउंट को डेबिट कर दो, ठीक है ना, और जो नहीं हुआ है उसको भी डेबिट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेशनरी को डेबिट करना था, डेबिट हो गया है, और परचेज अकाउंट यहाँ पे इंक्रीज हो गया था, तो इसको हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है ना। तो इस एंट्री को हम कहाँ करेंगे, अगर ये एंट्री आपने ये कर दी हो तो इस एंट्री को हम कहाँ करेंगे, जनरल वाउचर में करेंगे, ठीक है ना। ऐसी एंट्री हमारी क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है, तो उसे हम लोग कहाँ करेंगे, जनरल वाउचर में करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जनरल वाउचर, ठीक है ना। तो नॉन कैश ट्रांजेक्शन, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, बहुत सारी होती है, एंट्री कैसे भी हो सकती है, आपको बस उसका कैलकुलेशन सही रखना है, एंट्री का कैलकुलेशन देखिए, समझिए एंट्री को, फिर आप उसको जनरल वाउचर में कीजिए, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल कुछ हम लोग आगे कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जनरल वाउचर की एंट्री जो है यहाँ पर देखिए क्या की है, लॉस बाय थेफ्ट, बैड डेब्ट्स, सैलरी को क्या किया है, आउटस्टैंडिंग के लिए लिखा है, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन की एंट्री करी है, और यहाँ पर हमने की है एक मुकेश की, ठीक है ना। किसकी की है, मुकेश की, जो मैंने क्या बताया था, चेक बाउंस हो गया था, और एक ये स्टेशनरी की करी है, जो मैंने क्या किया था, कम करके एंट्री कर दी थी, तो फिर उसको दोबारा किया है, ठीक है ना। अभी एक लास्ट मैंने आपको बताई थी, वो भी हमारे क्या होगी, जनरल वाउचर में होगी, ठीक है ना। नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, एडजस्टमेंट, ऐसी एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो ऐसी सभी एडजस्टमेंट एंट्री हमारी कहाँ होती है, जनरल वाउचर में होती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज, सेल्स, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर को छोड़कर बाकी जितनी भी एंट्री है वो सभी एंट्रीज हमारी कहाँ पर होती है, जनरल वाउचर में होती है, ठीक है ना। सभी एंट्री हम कहाँ करेंगे, जनरल वाउचर में करेंगे, जिनका जो क्या होती है, एक एडजस्टमेंट के रूप में होती है, और नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारा जनरल वाउचर था। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, इनके इसके प्रैक्टिकल के साथ, एग्जाम्पल के साथ, ताकि हमें वाउचर समझ में आए। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितने भी वाउचर, हमने 8 वाउचर अकाउंटिंग कर लिए हैं, तो इनका जो प्रैक्टिकल है उनको हम लोग करेंगे एक साथ, ठीक है ना। प्रैक्टिकल आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, तभी आपको ये वाउचर समझ में आएंगे, ठीक है ना। और कनेक्ट रहिए, मतलब यही है कि आप डेली वीडियो देखते रहिए, समझिए, तभी आपको बात समझ में आएगी। अगर आप कंटिन्यूसली आप अपनी स्टडी को नहीं रखोगे तो आपको क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अगर आपको टैली सीखनी है तो आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, करिए। और अकाउंट्स का जितना नॉलेज है वो तभी होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारा सही हेड कौन सा होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, क्या उसका अंडर ग्रुप बनेगा, क्या लायबिलिटीज़ क्या है, एसेट क्या है, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो तभी समझ में आती है जब आप जुड़े रहेंगे। तो कंटिन्यूसली करते रहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।